देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको पैसे कमाने के 9 तरीकों के बारे में समझाया और यह भी समझाया कि पैसे कमाने के कौन-कौन से तरीके किन-किन वजहों से कौन-कौन से तरीकों से बेहतर हैं या कमतर हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में 3 सवाल आए हों। सबसे पहला सवाल ये आया होगा कि भाई ये कैसे मालूम चलेगा कि पैसे कमाने के इन सभी तरीकों में से मुझे कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा तरीका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल ये आया होगा कि जो भी नौकरी या जो भी बिजनेस मैं इस वक्त कर रहा हूं उसके साथ साथ और कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरा सवाल आपके दिमाग में ये आया होगा कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे कहां से शुरुआत करना चाहिए और मेरी ओवरऑल अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको उन 3 सवालों के जवाब दूंगा जिन सवालों को मैंने शुक्राचार्य जी के धन नीति के दूसरे भाग में उठाया था। सबसे पहला श्लोक, और इसमें शुक्राचार्य जी कहते हैं कि कोई भी इंसान जो किसी भी काम को करता है या करने की इच्छा रखता है तो उसके पीछे केवल और केवल सुख पाने की इच्छा ही होती है। यानी किसी भी काम को करने की मूल भावना जो होती है वो ये होती है कि इस काम को करने से या तो मुझे अभी सुख मिल जाए या कि फिर आने वाले समय में मुझे इस काम को करने की वजह से सुख मिले। पर वो इंसान जो सुख की इच्छा रखता है और केवल सुख की इच्छा ही रखता है, उस इंसान को दुख मिलता है और लगातार मिलता ही रहता है। ऐसा कभी भी नहीं हो। इसका कुल मिलाकर एक तरीका होता है कि आप जब भी किसी काम को करें तो आप हमेशा त्रिवर्ग को ध्यान में रखें। त्रिवर्ग क्या होता है? देखिए, त्रिवर्ग असल में धर्म, अर्थ और काम को कहा जाता है। और शुक्राचार्य जी कहते हैं कि किसी भी काम को तभी और केवल तभी करना चाहिए जब उस कार्य को करने से धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में से कम किसी एक चीज की सिद्धि होती हो। और अगर कोई कार्य ऐसा है जिसको करने से इन तीनों में से किसी एक की सिद्धि भी नहीं होती हो, उस तरह के कार्य को करने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। अब चलिए एक एक कर इन तीनों को समझ भी लीजिए। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका धर्म हो गया अच्छी तरह से पढ़ाई करना। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो आपका धर्म हो गया अच्छी तरह से नौकरी करना। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका धर्म हो गया अच्छी तरह से बिजनेस करना। बिल्कुल इसी तरह से ही अगर आप एक संतान हैं तो आपका धर्म हो गया अपने माता पिता की अच्छी तरह से सेवा करना। अगर आप माता या पिता हैं तो आपका धर्म हो गया अपनी संतान का अच्छी तरह से पालन पोषण करना। और बिल्कुल इसी तरह से ही आप अपनी जिंदगी में जितने भी रोल्स प्ले करते हैं उन सभी रोल्स को अच्छी तरह से निभाना, ये आपका धर्म हो गया। दूसरी चीज होती है अर्थ, और अर्थ से मतलब है पैसा। किसी भी काम को आपको केवल तभी करना चाहिए जब उस काम को करने से या तो आपको तभी पैसा मिलता हो या कि फिर आने वाले समय में उस काम की वजह से आपको पैसा मिलने की उम्मीद हो। इस चीज को भी समझिए कि शुक्राचार्य जी ने इस बात पर खास तौर पर जोर दिया है कि पैसे कमाने के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपके धर्म की हानि होती हो। तीसरी चीज होती है काम, और काम से अर्थ है अपनी कामनाओं की पूर्ति करना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना। यानी असल में वो काम करना जिस काम को करने से या तो अभी सुख मिलेगा या कि फिर आने वाले समय में सुख मिलेगा। पर एक समझदार इंसान को यह चाहिए कि वो इस बात को हमेशा ध्यान में रखे कि पास के सुख की वजह से दूर का सुख नहीं छूट जाए और छोटे से सुख की वजह से बड़ा सारा सुख नहीं छूट पाए। अब चलिए इस चीज को जरा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए कि किसी भी काम को करने से पहले उसे धर्म, अर्थ और काम की कसौटी पर किस तरह से परखा जाता है। मान लेते हैं आप एक स्टूडेंट हैं और जिम जाने के बारे में बात हो रही है। सबसे पहला पॉइंट था धर्म। बताइए, जिम जाना आपका धर्म है या नहीं है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं। आपका धर्म है अच्छी तरह से पढ़ाई करना और अपनी सब्जेक्ट नॉलेज को अच्छी तरह से डेवलप करना। दूसरा पॉइंट है पैसा। बताइए, जिम जाने से क्या आपको तभी पैसा मिल जाएगा या आने वाले समय में आपको जिम जाने की वजह से पैसा मिलने की उम्मीद है?
जवाब है अभी तो नहीं मिल रहा, पर आने वाले समय में जब मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन जाएगी तब मुझे इससे पैसा मिल सकता है। बिल्कुल सही बात है, राइट लगा लीजिए। अब आ जाइए तीसरे पॉइंट पर और देखिए, आप अपनी जिंदगी के सारे सुख तभी और केवल तभी उठा पाएंगे जब आप एकदम स्वस्थ होंगे और आपका शरीर एकदम मजबूत रहेगा। 2 राइट लगा लीजिए। एक एग्जाम्पल चलिए और भी देख लीजिए। मान लेते हैं आप एक स्टूडेंट हैं और योग करने के बारे में बात चल रही है, क्योंकि ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड मेडिकल फैक्ट है कि योग करने से एक इंसान के दिमाग के काम करने की काबिलियत ना केवल बढ़ती है बल्कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर भी होती है। पहले एस्पेक्ट पर ही राइट लग गए, बाकी के 2 एस्पेक्ट्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब चलिए इन्हीं दोनों एग्जाम्पल्स के काउंटर एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर एक बात मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ। मैंने आज तक जितने भी कॉलेजेस में पढ़ाया है, सभी जगह ये हुआ है कि 2 महीने ख़त्म होते होते लगभग सभी बच्चों ने, यानी लड़कों ने भी और लड़कियों ने भी, या तो जिम जाना शुरू कर दिया है या कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना तो शुरू कर ही दी। बहुत ही अच्छी बात है और मैं तो चाहता ही यही हूँ। पर परेशानी यहाँ से शुरू होती है कि वो बच्चे जो जिम जाना शुरू करते हैं वो 5-6 महीने के बाद या तो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर साहब जैसी बॉडी बनाने के बारे में सोचने लगते हैं या 8 पैक्स निकालने के बारे में सोचने लगते हैं। और वो बच्चे जो योग करना शुरू करते हैं वो थोड़े समय के बाद कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के बारे में बात करने लगते हैं। सवाल उठता है कि इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर साहब जैसी बॉडी बनाने में या 8 पैक्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा ध्यान से डाइट लेना पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ती है। और बिल्कुल इसी तरह से ही अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के बारे में बात की जाए तो इसमें भी पहले बहुत ही ज़्यादा लंबी साधना करना पड़ती है और उसके बाद जाकर थोड़े बहुत कुछ रिजल्ट्स दिखना शुरू होते हैं। अब क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, आपका धर्म है अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना और अपनी सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ाना। अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दोगे तो फिर आप अपने मूल धर्म से भटक जाओगे। और इसीलिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो जिम जाने का आपका मकसद पावर लिफ्टिंग करना होना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग करना नहीं होना चाहिए। सवाल उठता है कि दोनों में अंतर क्या होता है? और देखिए, बॉडी बिल्डिंग जो होती है इसमें साइज और डेफिनेशन पर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, और पावर लिफ्टिंग जो होती है इसमें केवल और केवल इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि पूरे के पूरे शरीर की ताकत को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि बॉडी की ग्रोथ और मसल्स का साइज अंट शंट तेज़ी से बढ़ता है। इस चीज़ को भी समझिए कि ये बात जो मैंने कही है इसमें कितना पानी है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर साहब जो हैं उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज ए पावर लिफ्टर ही की थी। इस चीज़ को भी समझिए कि जब तक आप स्कूल या कॉलेज में हैं तब तक आप हर दिन 2-2 3-3 घंटे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और हर 2-2 3-3 घंटे के बाद प्रोटीन शेक भी ले सकते हैं। पर जब आपकी नौकरी लग जाएगी या जब आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे होगे तब आपके पास इतना समय नहीं रहा करेगा। भाई, जिस तरह की एक्सरसाइज आप स्कूल या कॉलेज लाइफ में करते हो, बिल्कुल उसी तरह की एक्सरसाइज क्या आप काम पर जाने से पहले करोगे या काम से आने के बाद कर पाओगे? और इसीलिए आपको हमेशा वही एक्सरसाइज प्लान और वही डाइट प्लान पकड़ना चाहिए जिसको आप जिंदगी भर कंटिन्यू रख सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से ही जब आप योग करें तो आपको बस केवल उतना ही योग करना चाहिए और वही योग करना चाहिए जिसके करने से आप अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर सकें। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, आप ये भी समझिए कि पढ़ाई करने का असली मकसद अच्छे नंबर लाना नहीं होता, करियर बनाना होता है। आप भाई साहब अपने करियर पर फोकस कीजिए और एक बार जब करियर बन गया तो फिर हम अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर साहब जैसी बॉडी भी बना लेंगे, 8 पैक्स भी निकाल लेंगे और कुंडलिनी शक्ति भी जागृत कर लेंगे। एक चीज़ चलिए और भी बता देता हूँ। देखिए, जब आप अपना करियर बना लेंगे तो उस वक्त आपको ये चीज़ अपने आप ही समझ में आ जाएगी कि इन तरह की चीज़ों की क्या बखत होती है। भाई, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या कभी इस बारे में सोचा कि अंबानी साहब जो हैं उनके 8 पैक्स होंगे या नहीं होंगे,
या उन्होंने कुंडलिनी शक्ति जागृत की होगी या नहीं की होगी, या वो इस बारे में सोचते भी होंगे या नहीं सोचते होंगे। आप बस केवल उतनी एक्सरसाइज कीजिए और उतना योग कीजिए जिससे आपका इंटरनल सिस्टम जानदार और एक्सटर्नल सिस्टम शानदार बने। और इसका सबसे आसान तरीका है आधा घंटा अनुलोम विलोम, आधा घंटा कपालभाति और आधा घंटा सूर्य नमस्कार। खत्म हो गई बात। अब सवाल ये उठता है कि बात चल रही है धन नीति के बारे में और आप हेल्थ का एग्जाम्पल ले रहे हो और उसको भी इतना डिटेल में समझा रहे हो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्राचार्य जी कहते हैं कि अच्छा शरीर बिल्कुल एक पत्नी, पुत्र और मित्र की तरह सेवा करता है और इसीलिए अपने धन से सबसे ज़्यादा अपने शरीर की देखभाल ही करना चाहिए और उसी तरह से करना चाहिए जिस तरह से पत्नी, पुत्र और मित्र की देखभाल की जाती है। और ऐसा भी इसलिए करना चाहिए क्योंकि पत्नी, पुत्र और मित्र दोबारा भी मिल सकते हैं, पर स्वास्थ्य अगर एक बार चला गया तो दोबारा नहीं मिलता। इसके अलावा बाकी की जितनी भी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं और परेशान होते रहते हैं, वो सब इस लायक भी नहीं है कि मैं उनको अपने वीडियो में डालता। ये हो गया इस वीडियो का पहला पार्ट और इसमें मैंने आपको ये समझाया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और उसका चुनाव किन आधार पर करना चाहिए। अब आ जाइए दूसरे पार्ट पर और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि काम कैसे चुना जाता है, उसको किस तरह से किया जाता है और उसे करते करते दूसरे काम और किस तरह से पकड़े जाते हैं। देखिए साहब, किसी भी काम को चुनने से पहले शुरुआत हमेशा अपना स्वॉट एनालिसिस करने से की जाती है और ये काम हर 3 महीने के बाद किया जाता है और तब तक किया जाता है जब तक कि आप जिंदा रहते हो। शुरुआत में ये बस केवल एक कागज भर होता है, पर समय के साथ साथ ये एक अच्छा खासा मोटा रजिस्टर बन जाता है जिसे पढ़कर आप इस बात का एकदम सटीक अंदाजा लगा सकते हो कि आप अपनी जिंदगी में क्या क्या कर सकते हो और कौन कौन से काम चाह कर भी नहीं कर सकते। अब चलिए जरा सा ये भी समझ लीजिए कि स्वॉट एनालिसिस करते कैसे हैं। सबसे पहले आप अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप उसे अपने टीचर्स को दिखाइए, फिर अपने माता पिता को दिखाइए, फिर अपने भाई बहनों को दिखाइए, फिर अपने दोस्तों को दिखाइए और फिर अपने कलीग्स को दिखाइए और सभी से पूछिए कि आपके हिसाब से इसमें और क्या क्या जोड़ा जा सकता है और क्या क्या हटा देना चाहिए। ध्यान बस केवल इस बात का रखा जाता है कि जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स होती हैं आप उन पर और भी ज़्यादा मेहनत करते हो और जो भी आपकी वीकनेसेस हैं अगर वो हैंडीकैप्स नहीं हैं तो उनको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। इस चीज़ को ज़रा सा समझ भी लीजिए। मान लेते हैं आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी सब्जेक्ट नॉलेज जो है ये कोई बहुत अच्छी नहीं है, ये एक वीकनेस है। अब आपके सामने कुल मिलाकर 5 ऑप्शंस बचते हैं और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो ये वीकनेस तो है लेकिन ये एक हैंडीकैप भी है। हैंडीकैप कैसे है? हैंडीकैप ऐसे है कि अगर आप इन 5 में से किसी भी जगह पर जाएंगे तो काम तो आपको मिल ही जाएगा, पर अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो आपको काम करने से ज़्यादा पैसे और काम करने के बेहतर मौके मिलेंगे। इस चीज़ को ज़रा सा समझ भी लीजिए। देखिए, इंटरव्यू जब होता है तो इसमें कुल मिलाकर 2 चीज़ें देखी जाती हैं। पहली चीज़ होती है सब्जेक्ट नॉलेज, दूसरी चीज़ होती है इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स। दोनों आती हैं, सोने पर सुहागा हो गया। पर अगर सब्जेक्ट नॉलेज भी नहीं है, इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं है और इंग्लिश छोड़ो हिंदी में भी नहीं है, तो 3-4 साल आपने क्या किया? आम बोलचाल की भाषा में इसको क्या कहते हैं आप बेहतर समझते हैं। और इसीलिए आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हों, हर दिन कम से कम आधा घंटा आपको इंग्लिश सीखने पर ज़रूर लगाना चाहिए। और इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि आड़े वक्त में बेटे इंग्लिश ही काम में आती है। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, आप ये समझिए कि जब आप अपना इस तरह से स्वॉट एनालिसिस करेंगे और हर 3 महीने के बाद करेंगे तो ये चीज़ आपको अपने आप ही समझ में आने लग जाएगी कि पैसे कमाने के जो 9 तरीके हैं उन सभी तरीकों में से आप कौन कौन से कामों को अभी कर सकते हैं, कौन कौन से कामों को थोड़े समय के बाद कर सकते हैं और कौन कौन से कामों को आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस
चीज को जरा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। देखिए, मेरी एक दो स्ट्रेंथ्स जो हैं उसमें से एक है अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़। और देखिए, इसके दम पर वैसे तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, पर ये लिस्ट जो आप देख रहे हैं ये सभी वो काम हैं जिन्हें मैंने किया है, अच्छे खासे लेवल पर किया है, अच्छी खासी कंपनियों में किया है और बड़ी ही इज्जत के साथ अपनी दाल रोटी निकाली है। अब आ जाइए तीसरे पार्ट पर, और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अमीर बनने के लिए आपकी ओवरऑल अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए साहब, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि पैसा जो है ये मेहनत से कमाया जाता है, बहुत ही ज्यादा मेहनत से कमाया जाता है, और स्मार्ट वर्क जैसी कोई भी चीज नहीं होती। मेहनत जो होती है ये 3 तरह की मेहनत होती है। सबसे पहली होती है कान से ऊपर की मेहनत, दूसरी होती है कान से नीचे की मेहनत, और तीसरी होती है दोनों तरफ की मेहनत। कान से ऊपर की मेहनत बहुत ही ज़्यादा बड़े लोग करते हैं, ये केवल डिसीजंस लेते हैं, और वो लोग जो इनके नीचे काम करते हैं वो उन सभी डिसीजंस को एग्जीक्यूट करते हैं। पर डिसीजन क्या लिया जाना चाहिए, इसके पीछे सालों साल की स्टडी, सालों साल का एक्सपीरियंस और सालों साल का एनालिसिस होता है। सबसे ज़्यादा पैसे इसी में कमाए जाते हैं। दूसरी तरह की मेहनत होती है कान से नीचे की मेहनत, और इस काम को मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और वो लोग जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं जानते इस तरह के काम को करते हैं। ज़्यादातर लोग इसी कैटेगरी के होते हैं और उनकी सोच कुछ इस तरह की ही रहती है कि कोई काम शुरू हो जाए, कोई काम मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और एक बार जब ऐसा हो जाता है तो वो अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी उसी काम को करते करते निकाल देते हैं। तीसरी तरह के लोग होते हैं वो लोग जो कान से ऊपर की मेहनत भी करते हैं और कान से नीचे की मेहनत भी करते हैं, और ये लोग असल में वो लोग होते हैं जो इस बात को समझते हैं कि केवल किसी एक ही तरीके के काम को करते हुए अंट शंट पैसा नहीं कमाया जा सकता। और इसीलिए ये लोग असल में ये करते हैं कि जो काम भी ये कर रहे होते हैं उसको तो करते ही रहते हैं, पर साथ ही साथ ये इस बात में अपने दिमाग को दौड़ाते ही रहते हैं कि साथ में और क्या क्या किया जा सकता है। नौकरी या बिजनेस या जो कुछ भी ये लोग कर रहे होते हैं ये उसको केवल इसलिए करते रहते हैं ताकि पैसों की एक रेगुलर सप्लाई बनी रहे। और ये लोग हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं पहले लेवल पर चला जाऊं। अब चलिए ज़रा सा ये भी समझ लीजिए कि ये किया कैसे जाता है। तो देखिए, शुक्राचार्य जी कहते हैं कि स्थान विशेष की वजह से और गुण विशेष की वजह से एक इंसान में अतिरिक्त बल होता है, और इसीलिए एक समझदार इंसान को ये चाहिए कि वो इंसान उस जगह को और उस गुण को कभी भी नहीं छोड़े। इस चीज़ को ज़रा सा समझ भी लीजिए। देखिए, पुरानी कहावत है अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, और इसीलिए आपको ये चाहिए कि आप अपनी गली में ही रहें और उसी गली में बब्बर शेर बनने की कोशिश करें। कहने का मतलब यह है कि हर इंसान में एक नेचुरल स्किल होती ही है, और इंसान को यह चाहिए कि वो उस नेचुरल स्किल को पहचाने और उसमें जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकता है उसमें उतनी ज़्यादा मेहनत करता रहे। इस चीज़ को भी समझिए कि ऐसा हो सकता है कि आपकी स्किल्स या काबिलियत जो है उसको दिखाने का मौका आपको बहुत लंबे समय तक नहीं मिले, पर अगर आप उस पर लगातार मेहनत करते रहोगे तो जिस दिन आपको मौका मिलेगा उस दिन आप केवल अपनी काबिलियत नहीं दिखाओगे, आप उस दिन अपना जलवा दिखाओगे। जलवा दिखाने की क्या इंपॉर्टेंस है? जलवा दिखाने की ये इंपॉर्टेंस है कि इंसान को मौका अपनी ज़िंदगी में एक बार ही मिलता है, और बहुत ज़्यादा हो जाए तो 2 बार मिलता है, और उस वक्त इंसान को केवल अपनी काबिलियत नहीं दिखाना चाहिए, जलवा ही दिखाना चाहिए। इस चीज़ को भी समझिए कि हर इंसान की ज़िंदगी में वनवास आता ही है, और उस वक्त अगर स्किल्स होती हैं तो वनवास जो है बड़ी आसानी से कट जाता है। ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, देखिए साहब, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सही सलाह का और सही लोगों का साथ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसीलिए ऐसा कोई सा भी इंसान जो किसी भी तरीके से आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकता,
ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में होना ही नहीं चाहिए। भाई, आप जब अपना करियर बना लोगे तो आप वापस आकर इनकी मदद भी कर पाओगे और सही मायनों में कर पाओगे। पर अभी के समय यानी 16 से 30 साल का जो समय है, इतने समय आपके पास वैसे भी समय नहीं है। ये हो गई तीसरी चीज। चौथी चीज, और आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए साहब, अगर आप कोई बहुत ही ज्यादा बेवकूफ नहीं है तो 2020 में आपको ये बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि पैशन वैशन, जॉब सेटिस्फैक्शन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब फालतू की चीजें होती हैं। असल जिंदगी से इसका कुछ भी लेना देना नहीं होता। इस चीज को भी समझिए कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। पर अगर आप इतनी तकलीफ नहीं उठाना चाहते तो आप इस चीज को किसी ऐसे आदमी से पूछिए जिसने लॉकडाउन के दौरान अपने बच्चों को रात में भूखा सुलाया हो, और वो इंसान आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन हिंदी में समझा देगा। अब अगर आप इस चीज को एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में समझना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य का श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यानी जिस तरह से सोते हुए शेर के मुंह में हिरण जो है अपने आप आकर नहीं घुस जाता, बिल्कुल उसी तरह से कार्य की सिद्धि जो है बहुत ही ज्यादा मेहनत करने से ही होती है, सोचते रहने से कुछ भी नहीं होता। और अगर आप एकदम डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या करना चाहिए और कुछ भी करते समय क्या एटीट्यूड रखना चाहिए, तो इसके लिए आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ लीजिए। और इसीलिए अगर आपके पास कोई ऐसा काम है जिससे आपके घर का चूल्हा जलता है तो अपनी नेचुरल स्किल्स को बेहतर बनाते बनाते हफ्ते में 5.5 दिन गधे की तरह काम कीजिए, बचे हुए 1.5 दिन कुत्ते की तरह एंजॉय कीजिए और भगवान का शुक्र अदा कीजिए। इसके अलावा आप इस चीज को समझ लीजिए और बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मार्केट जो है ये कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलता। मार्केट जो है ये कुल मिलाकर 3 नियमों पर चलता है, जिसमें से पहला नियम है डिमांड एंड सप्लाई, दूसरा नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और तीसरा है फिट इन। और इसीलिए कभी भी ड्रीम जॉब या ड्रीम वर्क के चक्कर में मत पड़िए। जो काम भी आपको मिल रहा है आप उसको करना शुरू कर दीजिए और अपनी योग्यता को बढ़ाइए, और जिस दिन आपकी योग्यता उस लायक हो जाएगी, बिल्कुल उसी दिन वो ड्रीम जॉब या ड्रीम वर्क अपने आप आकर आपकी झोली में गिर जाएगा। और आपकी ओवरऑल अप्रोच असल में यह होना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पर चला जाऊं और तीसरे लेवल से पहले लेवल पर चला जाऊं। आखिरी चीज, देखिए, मैं बस थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं। और इसीलिए अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा है तो कमेंट कर कर बता दीजिए कि आखिरी तक देखा। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।